और अभी कपड़े बचा रहा है इस समय में जहाँ पर खड़ा वहाँ नहीं है। ये सिविल क्वार्टर्स है, यहाँ पर डॉक्टर और नर्सिंग रहते हैं। सभी लोगों ने अपनी ऊपरी मंजिलों पर आसरा ले लिया है क्योंकि निचली मंजिल जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। यहाँ पर लोग जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इंतजार में है कि इस तरह से पानी कम हो और उसके बाद जो है वो बाहर सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो इंतजार में है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी काबू में आए, लेकिन लोग जो है वो इंतजार में है कि किस तरह से यहाँ से पानी कम हो और वो बाहर निकलने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं और भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये तो ठीक है अंदर के क्वार्टर की तस्वीरें थी, मैं आपको दिखाऊँ वहाँ पर भी पूरी इसी तरह से एक तरह से जलमग्न जो है इलाके होते जा रहे हैं। और अभी तो पानी बरस ही रहा है, पानी रुका नहीं है। जब इसी तरह से हालात जो है इस तरह से पानी जो है वो बरसता रहा और इस तरह के हालात रहे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गंभीर स्थिति पैदा हो। केवल विभाग के साथ सिविल कॉलोनी मार्ट कच्छ। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का गुजरात में लैंडफॉल हुआ और काफ़ी भयानक तस्वीरें गुजरात में देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि इसका असर महाराष्ट्र पे इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र अलर्ट पर था और तूफान का असर महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि मौसम जो है काफ़ी ख़राब सा चल रहा है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही है, हालांकि इस वक्त हाई टाइड भी है और हो सकता है कि इसकी वजह से भी जो लहरें हैं अपना रौद्र रूप अपनाए हुए हैं। इसके साथ ही हवा की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ दिशा में बह रही है। जो प्रशासन है, महाराष्ट्र सरकार है, वो अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो फील्ड पर तैनात थी इस तूफान को देखते हुए उसे अभी भी फील्ड पर रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा है क्योंकि अभी भी खतरा भले ही टल चुका हो लेकिन इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए महाराष्ट्र सरकार अभी भी अलर्ट पर है। लगातार इस तूफान के मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए है और जो इनपुट मिल रहे हैं मौसम विभाग द्वारा और उसके हिसाब से एडवाइजरी जारी की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 पालघर। उत्तरी कश्मीर के कुपवारा इलाके में नियंत्रण रेखा के पास पुलिस और सेना को आज उस समय बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब इस इलाके में जुमागंड जगह वहां पर एक घुसपैठिए मिलिटेंट ग्रुप को फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद यहां भीषण मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ के दौरान ये पांचों घुसपैठिए मिलिटेंट मारे गए क्योंकि फोर्सेस को पहले से ही सूचना मिली थी कि इस इलाके में मिलिटेंटों का एक बड़ा ग्रुप घुसपैठ करने की फिराक में है, जिसके चलते सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन स्ट्रेटजी बनाई थी, जिसके चलते इस जुमागढ़ इलाके में जगह जगह पर कई एम्बुश लगाए गए थे। पूरे इलाके में पेट्रोलिंग और तेज कर दी गई थी और उसी के चलते इन घुसपैठिए मिलिटेंटों को समय रहते इस इलाके में न केवल रोका गया बल्कि मुठभेड़ के दौरान पांचों मिलिटेंट मार गिराए गए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब श्रीनगर, न्यूज़ 24। देश की राजधानी में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम अब बदल दिया गया है। अब इसे प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली के इस तीन मूर्ति पर पिछले 52 साल से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी थी, जिसमें नेहरू तारा मंडल भी था, लेकिन 2022 में यहां प्रधानमंत्री संग्रहालय आया और अब 2023 में इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और लाइब्रेरी कर दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर कहा है कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी करने का फैसला लिया गया है। हालांकि कांग्रेस ने एक बार फिर से इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इतिहास को बदलने और हटाने के साथ साथ तमाम जगहों के नाम बदले जाने को लेकर केंद्र सरकार बेहद चूक है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक बार फिर बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। जदयू विधायक रत्नेश सदा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात है कि रत्नेश सदा 3 बार से जदयू के विधायक हैं और उन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। रत्नेश सदा महादलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वो सहरसा के सोनबरसा से विधायक हैं। रत्नेश सदा जदयू के सचेतक और महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। रत्नेश सदा लगातार 3 बार
चुनाव जीत चुके हैं वो वर्ष 2010 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। रत्नेश सदा भी मुसहर समाज के ही नेता हैं। इनको नीतीश कुमार के विश्वसनीय नेताओं में से एक माना जाता है। शपथ लेने के बाद रत्नेश सदा ने सबसे पहले नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रत्नेश सदा काफी लो प्रोफाइल के हैं और उनके पिता एक दैनिक मजदूरी का काम करते थे। कुछ महीने पहले आरजेडी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस भी डिमांड कर रही थी कि उसके 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन आज मंत्रिमंडल विस्तार में केवल जदयू विधायक रत्नेश सदा को ही मौका मिला। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। जिस तरह से नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर वहीं से हिंसा की गतिविधियां शुरू हुई थी। मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकुड़ा और भागड़ में जिस तरह से हिंसा की गतिविधियां देखी गई थी, इसको लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में मामला किया गया था। और कोलकाता हाई कोर्ट से जिस तरह से बीजेपी के जो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी लगातार मांग कर रहे थे कि पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए, चुनाव आयोग पर सख्त कार्रवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि करीबन 48 घंटे को चुनाव आयोग केंद्र को पत्र लिखे और सीआरपीएफ बल के जो जवान हैं उनकी तैनाती किया जाए। तो कह सकते हैं चुनाव आयोग पर कोलकाता हाई कोर्ट सख्त रूप अपनाया है। तो कह सकते हैं कि इन सब चीजों को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट सख्त हुआ है और उन्होंने साफ तौर पर कोलकाता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि सभी राज्यों में जहां पे पंचायत होंगे वहां पे सीआरपीएफ बल की तैनाती होगी और 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना पुलिस पर भारी पड़ गया। टीआई को लाइन अटैच कर दिया और एडीजी स्तर के अधिकारी को जांच सौंप दी। ये पूरा मामला इंदौर का है, जहां पर पलासिया थाने के आसपास के इलाके यानी पलासिया चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ता बीती रात नशे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहां पर धरने पर बैठे थे। सड़क जाम कर दी थी। इस दौरान पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें वहां से खदेड़ा। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद इस पूरे मामले में विरोध शुरू हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया, क्योंकि कार्रवाई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो इस पूरे मामले में सरकार का एक्शन भी सामने आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी कि इंदौर के पलासिया थाने के टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। साथ ही एडीजी स्तर के अधिकारी को इस पूरे मामले की जांच के लिए इंदौर भेजा गया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, इंदौर। हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष से चुनौती मिलता देख बीजेपी अब मंदिर की राजनीति शुरू करने वाली है। दरअसल मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा, बल्कि देश भर में जो हर गांव में मंदिर है उसकी बात कर रहा हूं। बीजेपी ने एक सर्वे करवाया और उसमें पाया कि जिस गांव में मंदिर है और मंदिर के आसपास जो बूथ हैं वहां पे बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिलता है। कम से कम दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी देश में ऐसी स्थिति है। लिहाजा बीजेपी ने अब जिन राज्यों में वो कमजोर है या दक्षिण भारत में मंदिर के इर्द गिर्द अपनी रणनीति को बुनने का काम शुरू कर दिया है। अब बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि देश भर में इस स्थिति पे, इस लाइन पे काम करे। जहां भी मंदिर है उसकी स्थिति खराब है, जर्जर हालात हैं, तो उसको बेहतर करवाएं, उसका जीर्णोद्धार कराएं। दक्षिण भारत में कर्नाटक हारने के बाद बीजेपी की स्थिति पहले से भी ज्यादा डंवाडोल हो गई है। इसलिए इस बार 2024 की चुनाव की रणनीति जो बीजेपी बना रही है वो मंदिरों के इर्द गिर्द है। वहां के वोटरों का जियो मैपिंग भी बीजेपी करवा रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ किया है कि धर्म नगरी अयोध्या मांस और मदिरा से पूरी तरह से मुक्त होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ किया है कि अयोध्या धर्म नगरी है, इसलिए अवैध रूप से बिक रही मांस, मछली और मदिरा पर प्रतिबंध होना चाहिए। धार्मिक नगरी की मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि रामनगरी की पंचकोशी की परिधि में मांस मदिरा की बिक्री पहले से ही रोक है। बावजूद इसके परिधि की सीमा से सटे इलाके में अवैध रूप से मांस मदिरा की बिक्री की जा रही है, जिस पर पूरी तरह से रोक लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पर अब रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की ओर से राजस्थान के किसानों और पशुपालकों को एक और बड़ी सौगात दी गई है, जिसके तहत अब लंपी संक्रमण के चलते जिन पशुओं की मौत हुई थी उनके मालिकों को राजस्थान सरकार की ओर से 40-40 हजार रुपए की राशि उनके खाते में सीधी जमा करा दी गई है। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में खुद सीएम अशोक गहलोत ने
बटन दबाकर लाभार्थियों के खाते में यह राशि जमा कराई। इस पूरी योजना पे करीब 200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा राजस्थान सरकार का ऐसा कहना, और करीब 41,000 से भी ज़्यादा किसानों को इस योजना का फायदा होगा, पशुपालकों को फायदा होगा, क्योंकि लंपी के संक्रमण के दौरान पशुओं की बहुत दर्दनाक मौत हुई थी और सरकार ने तब भी साफ कर दिया था कि वह पशुओं को बचाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही जिन पशुओं की मौत इस संक्रमण के चलते हो गई है, उनके मालिकों को राहत देने के लिए अपनी ओर से कोई बड़ी योजना बनाएगी, और सरकार ने उसी के तहत इस योजना की शुरुआत की है, जो कि आज से पूरे राजस्थान में लागू हो गई और लाभार्थियों के खाते में पैसे भी जमा हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 20 जून को दिल्ली सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। इसमें सीधे तौर पर उन अधिकारियों पर बातचीत की जाएगी जिनके कामकाज से दिल्ली सरकार खुश नहीं है। आपको बता दें कि पहले ऑर्डिनेंस के जरिए केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि दिल्ली के अंदर एक कमेटी बनाई जाए, एक अथॉरिटी बनाई जाए, और वही अथॉरिटी ये तय करेगी कि आखिर किस अधिकारी की ट्रांसफ़र करना है या फिर नहीं करना है। जो हालात और जो परिस्थिति दिल्ली के अंदर चल रही है, ऐसे में लगातार सर्विसेज पर दिल्ली सरकार कोशिश ये कर रही है कि एक देशव्यापी माहौल बनाया जाए, और उसको लेकर लगातार ऑर्डिनेंस के लिए दिल्ली सरकार तमाम विपक्ष के लोगों से मुलाकात भी करी है। आम आदमी पार्टी ने खुद 11 जून को एक बड़ी रैली करी है, दिल्ली की जनता को बुलाया, उनको समझाया कि ऑर्डिनेंस के जरिए सर्विसेज के मुद्दे पर किस तरीके से केंद्र सरकार उनको बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है, और आने वाले दिनों में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास इस समय सर्विसेज नहीं है। ऐसे में पहली मीटिंग में तय किया जाएगा कि आखिर दिल्ली सरकार किन किन अधिकारियों से नाखुश है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की तरफ से लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया है। सिद्धारमैया सरकार ने विधानसभा से विधेयक पारित कर बीजेपी की तरफ से धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का अपना निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ और सामाजिक अध्ययन की किताबों में शामिल किए गए जीवी हेडगेवार और वीर सावरकर समेत कई विवादित लेखकों के भाषणों को भी हटाने का फैसला किया है। इसका मतलब अब साफ हो गया है कि अगर कर्नाटक में किन्हीं लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करना है तो उन्हें ऐसा करने से पहले जिलाधिकारी की ओर से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ धर्म बदलने वाले ओबीसी, एससी और एसटी जाति के होने की वजह से मिलने वाले लाभों से भी वंचित नहीं होना पड़ेगा। और कर्नाटक में लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस कानून को पारित करवाने के लिए उसे कर्नाटक के लिए एक दुखद दिन की संज्ञा दी है। विनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुरुवार को कर्नाटक सरकार की कैबिनेट मीटिंग में स्कूल के किताबों से वीर सावरकर और आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के सिलेबस को हटाने के निर्णय के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट को निशाने पर लिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप स्वतंत्र सेनानियों को किताबों से तो हटा दोगे, लेकिन इन्हें लोगों के दिल से कैसे हटाओगे। फडणवीस ने इसको लेकर उद्धव ठाकरे से सवाल किया कि क्या उद्धव ठाकरे को ये सब मंजूर है। वीर सावरकर का अपमान उन्हें सहन होगा। वहीं एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि किताबों से सिलेबस हटाने का आश्वासन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान ही दिया था, तब उन्हें जनता का समर्थन भी मिला था। पवार ने आगे कहा कि सिलेबस हटाने से सामाजिक एकता में कोई भी किसी भी प्रकार का तनाव जो है वो नहीं आएगा। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। आज अमृतसर में एसजीपीसी की कार्यकारिणी की जो अहम बैठक जल्दबाजी में बुलाई गई थी और उसमें हरजिंदर सिंह धामी द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया कि श्री अकाल तख्त साहब पर अब स्थायी जत्थेदार की नियुक्ति कर दी जाए, और इसी के चलते ही जो प्रस्ताव था वो सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया कि अब जत्थेदार अकाल तख्त जो होंगे वो स्थायी होंगे, क्योंकि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो कार्यकारी जत्थेदार के तौर पर सेवाएं निभा रहे थे, उनकी सेवाएं तख्त श्री दमदमा साहिब तक ही सीमित कर दी गई हैं, और अब तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह को श्री अकाल तख्त साहब का जत्थेदार बनाया गया। और अब क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब पर जो जत्थेदार है वो स्थायी तौर पर नियुक्त कर दिया गया है, और आने वाले समय में जो सिख राजनीति अब देखना होगा कि वो किस करवट बदलती है।
कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। बिहार में चूहे सिर्फ मालखानों में पड़ी शराब ही नहीं पी जाते हैं, बल्कि अब ये चूहे बांध भी कुतर जाते हैं और चूहे के कारण बांध बह जाता है। जी हाँ, ये हम नहीं कर रहे बल्कि विभाग के अधिकारी ही कर रहे हैं। यह मामला है बिहार के सिवान के नवीगंज प्रखंड के ख्वासपुर गांव के पास गंडक नदी पर बने बांध का। दरअसल 2 दिन पहले गंडक बराज से इस नहर में पानी छोड़ा गया था और उसके बाद उस पर बना बांध टूट गया और टूटने के बाद करीब 40 गांव इससे प्रभावित हो गए हैं। खेतों में पानी आ गया है और सारी फसलें उनकी डूब गई है। फिलहाल इस सूचना के बाद वहां पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर सवालों के घेरे में महकमा इसलिए है कि यदि मानसून आने के पहले ये स्थिति है तो बाढ़ जब आएगी, जब मानसून सामने आएगा और मानसून के बाद इन इलाकों की तस्वीर क्या होगी। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। अमेरिका से आर्म्स ड्रोन MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद की मंजूरी रक्षा मंत्रालय ने दे दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा से पहले भारत और अमेरिका के बीच ये सबसे बड़ा रक्षा सौदा हुआ है। जानकारी के मुताबिक $3 बिलियन में 30 MQ-9 ड्रोन अमेरिका से लिया जाएगा। थल सेना, वायुसेना को 8 और नौसेना को 14 ड्रोन मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर भारत अमेरिका से 30 लड़ाकू ड्रोन प्रीडेटर खरीदेगा। इस ड्रोन के जरिए 1200 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर मिसाइल से हमला किया जा सकता है। इसे अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। यह भी आपको बता दें कि इस ड्रोन के आने से भारतीय सेना की ताकत में एक और इजाफा हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। अरब महासागर में उठे बिपरजॉय चक्रवात के कारण 15 जून बीत जाने के बाद भी मुंबई में अब तक मानसून ने दस्तक नहीं दी है। इससे मुंबई का टेंशन बढ़ चुका है। मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली 7 जिलों में सिर्फ 16% पानी बचा हुआ है। इससे अगले 48 दिनों तक ही मुंबईकरों की प्यास बुझाई जा सकती है। मुंबई को जल आपूर्ति करने वाले मुड़कसागर, अपर वैतरना, मध्य वैतरना, विहार, तुलसी ऐसे कुल 7 जिलों में सिर्फ 16% ही पानी बचा हुआ है। अगर जून के अंतर बारिश नहीं होती तो बीएमसी ने कहा है कि वह उनके पास जो भी स्टॉक उस समय मौजूद रहेगा उसका जायजा लिया जाएगा और जायजा लेने के बाद जून के अंत तक मुंबई में 10 से 15% की पानी कटौती की जाएगी। अब बीएमसी का ये कहना है कि मुंबई के लोगों ने जल संकट को देखते हुए पानी संभल कर इस्तेमाल करना जरूरी है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। कोरोना की वजह से 2021 में होने वाली जनगणना 2 साल के लिए टल गई, लेकिन अब वो नए स्वरूप में सामने आएगी। डिजिटल जनगणना अब कराने की तैयारी की जा रही है। इसके जरिए जनगणना के लिए जो भी सवाल पूछे जाते हैं, जो सरकारी कर्मचारी आकर आपसे सवाल पूछते हैं, वो आप खुद पोर्टल पर जाकर भर पाएंगे और जो भी सवाल होगा उसका जवाब दे पाएंगे। इसे स्वगणना का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि दरअसल पिछले बार कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया था और अब लेकिन इसकी तैयारी की जा रही है। इस स्वगणना के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में खुद को ऑनलाइन अपडेट करना जरूरी होगा। मोबाइल और आधार नंबर देना भी बहुत ही जरूरी होगा। उसके बिना इस फॉर्म को नहीं भरा जा सकता है। वह जानकारी सरकारी कर्मचारियों को जो खुद से नहीं भर पाएंगे वो सरकारी कर्मचारियों को जानकारी दे सकते हैं। लेकिन इस बार डिजिटल जनगणना के माध्यम से सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हिसाब से इस कॉलम को फुलफिल करें। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा प्रमुख मायावती जनाधार वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही हैं। एक समय था जब बसपा के पास नेताओं की बिल्कुल कमी नहीं थी, लेकिन सियासत ने ऐसी करवट बदली कि एक एक करके वो सब पार्टी छोड़कर चले गए या तो निकाल दिए गए, जिसमें प्रमुख तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य, रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग शामिल थे। अब मायावती के सिवा पार्टी में कुछ गिने चुने नाम ही बचे हैं। अब पार्टी के रणनीतिकारों ने तय किया है कि जिन नेताओं की क्षेत्रीय पकड़ होगी उन्हें बड़ा चेहरा बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। काशीराम ने मायावती समेत कई नेता तैयार किए थे, लेकिन अब स्थिति बदली है। अब पार्टी के नेताओं से कहा गया है कि ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार करें जिनकी वर्ग विशेष में पकड़ हो। अगर वो बड़े कार्यक्रम करवा सकते हैं तो उन्हें बड़ा पद भी दिया जाए। जानकारी के मुताबिक बसपा के नेताओं से ये भी कहा गया है कि वो ऐसे नेताओं की न सिर्फ लिस्ट तैयार करें बल्कि सभाओं और बैठकों में उन्हें बोलने का मौका भी दिया जाए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।
केदारनाथ त्रासदी को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम मृतकों को जो त्रासदी में मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि दी है। हालांकि ये तस्वीर उस वक्त की है जब 2013 में त्रासदी में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि बाबा की भक्ति के बाद ये देखा गया है कि तमाम जो लोग हैं श्रद्धालु, उसके बाद भी लगातार संख्या बल बढ़ता गया, क्योंकि केदार घाटी हो, केदारनाथ बाबा की जो भक्ति है उसके बाद भी लगातार लोगों की श्रद्धा भाव कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती चली गई है। आज मुख्य पुष्कर सिंह धामी ने जो श्रद्धांजलि दी है उनका साफ तौर पे कहना था तमाम प्रयास हर चीज़ को सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए किए गए हैं। साल के बाद भी बाबा की भक्ति में लगातार लोग लाखों की संख्या में पहुँच रहे हैं और आज जिस तरीके से 10 साल पूरे हुए हैं, हर कोई श्रद्धांजलि देने बाबा के द्वार पे यानी उन जगहों पर जरूर पहुंचे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना के बावजूद भी भक्ति में कोई असर नहीं पड़ा है, तमाम लोग लाखों की संख्या में बाबा के द्वार पहुंच रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। यूपी के प्रतापगढ़ से एक अनोखा मामला सामने आया है। दुल्हन ने चश्मा लगाने से मना किया तो दूल्हे ने नहीं पहनाई वरमाला। दरअसल मामला प्रतापगढ़ के मानधाता थाना क्षेत्र के हरकपुर के रामकिशोर वर्मा की बेटी की शादी जौनपुर सकरा गांव के अमरजीत के साथ होनी थी। अमरजीत बारात लेकर पहुंचा। लड़की वालों ने हंसी खुशी बारातियों का स्वागत सत्कार किया। दूल्हे अमरजीत का भी खातिरदारी की। सब कुछ ठीक चल रहा था। रात वरमाला की रस्म शुरू हो गई। दूल्हा दुल्हन स्टेज आ गए, लेकिन वरमाला डालने से पहले दूल्हा चाहता था कि दुल्हन चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाए, लेकिन दुल्हन ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। उसके बाद बाराती घराती आपस में भिड़ गए। लड़की वालों ने दूल्हे और बारातियों को बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले आई। पुलिस ने सामने लड़की वालों ने दहेज मांगने का आरोप लगाया। हालांकि आखिरी में पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और शादी भी संपन्न हुई। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अमेरिका पहली बार प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत करने जा रहा है। व्हाइट हाउस पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। खास मेहमान होंगे, स्पेशल डिनर होगा और बाइडेन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेंगे। मोदी की अमेरिका विजिट के शेड्यूल में पहले इंटीमेट डिनर की बात शामिल नहीं थी। अब ये साफ हो गया है कि 22 जून को स्टेट डिनर से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री को फैमिली डिनर पर भी बुलाएंगे, जिसमें बाइडेन की पत्नी भी मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। साल 2016 में भी उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को एड्रेस किया था। मोदी ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे के दौरान कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। मोदी का ये अमेरिका दौरा ऐतिहासिक हो सकता है।